कोई सोच सकता है कि एक बच्चा जिसका बचपन मतलब मुश्किलों में बीता, वो एक दिन इतना इतना ताकतवर बन जाएगा। हाँ, और जिसका नाम उसके जाने के इतने साल बाद भी लिया जाता है। बिल्कुल। आज हम सद्दाम हुसैन के शुरुआती जीवन और सत्ता तक पहुंचने के सफर को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो सूत्र हैं उनके आधार पर। हाँ, देखते हैं कि वो एक यतीम बच्चे से इराक के सबसे ताकतवर आदमी तक कैसे पहुंचे। तो शुरुआत इराक से होती है, वो जमीन जो हमेशा से, आप देखिए कितने उतार चढ़ाव देखे उसने। बिल्कुल, नबियों की धरती, फिर इस्लाम आया, फिर ब्रिटिश राज, मतलब एक लगातार उथल-पुथल का इतिहास। और इसी माहौल में 1937 में तिक्रित के पास एक गांव में सद्दाम का जन्म हुआ। जन्म से पहले पिता का साया उठ गया था। हाँ, और माँ की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी कहते हैं। बचपन तो बहुत सख्त था। वो सौतेले पिता वाला किस्सा भी आता है कि जुल्म होता था। हाँ, और यहाँ तक कि अपनी हिफाजत के लिए वो स्टील की रॉड साथ रखते थे, ऐसी बातें हैं। और फिर 10 साल की उम्र में घर छोड़ दियो। बिल्कुल, वो सब छोड़कर बगदाद चले गए अपने मामू खैरुल्लाह तल्फा के पास। और ये एक टर्निंग पॉइंट था शायद। हाँ, क्योंकि मामू खुद बाथ पार्टी से जुड़े थे, वही अरब राष्ट्रवाद समाजवाद वाली पार्टी। तो यहाँ ये कनेक्शन बनता है कि कैसे वो बचपन की हिंसा, वो असुरक्षा और फिर एक राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव। हाँ, कैसे ये सब मिलकर किसी के भविष्य को शक्ल देते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो रॉड सिर्फ बचाव नहीं थी, वो शायद कम उम्र से ही दूसरों पर एक तरह का कंट्रोल दिखाने का तरीका बन गया था। अच्छा, ये पैटर्न फिर बाद में भी दिखा? हाँ, उनके पूरे शासन में तो मामू का असर और बाथ पार्टी की सोच, इसने एक जमीन तैयार कर दी। तो स्कूल के साथ साथ पार्टी का काम भी शुरू हो गया, कम उम्र में ही। और बहुत जल्दी एक वफादार, एक जुनूनी कार्यकर्ता के तौर पर वो पहचाने जाने लगे। फिर आया 1959, तब वो मुश्किल से 22-23 साल के रहे होंगे। हाँ, और उन्हें एक बड़े खतरनाक मिशन के लिए चुना गया। इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम को हटाने का मिशन। कहते हैं इसमें CIA भी शामिल थी। हाँ, CIA और बाथ पार्टी दोनों का नाम आता है। मिशन तो खैर फेल हो गया। सद्दाम को गोली भी लगी थी। हाँ, और उन्हें भागना पड़ा, मिस्र चले गए। लेकिन इस नाकामी ने भी एक तरह से उनका कद बढ़ाया। कैसे? मतलब मिशन तो फेल हुआ। उनकी हिम्मत, उनका जो रिस्क लेने का अंदाज था, उसने पार्टी में उनकी धाक जमा दी, और शायद बड़ी ताकतों की नजर में भी वो आ गए। अच्छा, कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये उनके लिए सत्ता की राजनीति का एक अहम सबक था शायद। फिर कुछ साल बाद 1963 में जब बाथ पार्टी ने तख्ता पलट किया, तब सद्दाम वापस इराक लौटे। और फिर तो बहुत तेजी से ऊपर चढ़े। देखिए ना, महज 30 साल की उम्र में वो देश के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी बन गए। बिल्कुल, पार्टी में, सरकार में, हर जगह। और उनका पहला बड़ा कदम क्या था? इराक के तेल और गैस संसाधनों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, उन्हें ब्रिटिश कंपनियों के कंट्रोल से निकालना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, इसके बाद 1973 में अरब इजराइल जंग हुई। हाँ, और सऊदी किंग फैसल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना बंद कर दिया। वो ऑयल एम्बार्गो। बिल्कुल, तेल की कीमतें मतलब आसमान छूने लगी और इराक के पास अचानक बहुत पैसा आ गया। अच्छा, तो ये पैसा सद्दाम के हाथ में एक बड़ा हथियार बन गया। जबरदस्त हथियार। इसी पैसे से सद्दाम ने इराक को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। हाँ, वो मुफ्त स्कूल, अस्पताल, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, एक मजबूत सेना खड़ी की। कहते हैं उस वक्त एक इराकी दिनार 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। हाँ, ये उसी आर्थिक ताकत का सबूत था। लेकिन ये पैसा सिर्फ विकास के लिए नहीं था। मतलब? इसने सद्दाम को पार्टी के अंदर और इराकी समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने का साधन भी दिया। वो अब सिर्फ नेता नहीं, वो इराक के मेकर बन रहे थे। और इसी दौरान वो गॉडफादर वाली बात भी आती है। हाँ, वो हॉलीवुड फिल्म, कहते हैं उसका उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उन्होंने वो माइकल कॉर्लियोनी का स्टाइल अपना लिया। हाँ, वो पूरा लुक, ये सिर्फ स्टाइल नहीं था शायद, ये सत्ता, ताकत, वो रुतबा दिखाने का एक तरीका था। अपनी एक इमेज बना रहे थे वो। बिल्कुल, शायद उस किरदार में वो कंट्रोल देखते थे, वो खौफ और इज्जत का मेल जो वो खुद चाहते थे। ये उनकी छवि को और ताकतवर, थोड़ा रहस्यमयी बनाने का तरीका हो सकता है, जो उनके बचपन से बिल्कुल अलग था। हाँ। और आखिरकार 1979 में जब उन्हें लगा कि अब सब उनके कंट्रोल में है, तब उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति अहमद हसन अल बक्र, जो रिश्तेदार भी थे, हाँ, उन्हें रिटायर होने को कह दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। बाहर से तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ जैसा लगा, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। बिल्कुल। राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 6 दिन बाद क्या हुआ था? उन्होंने बाथ पार्टी की एक बड़ी मीटिंग बुलाई और भरी सभा में, मतलब सबके सामने, हाँ,
अपने कई सीनियर साथियों पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। दर्जनों नेताओं को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। भरी मीटिंग में। हाँ, और कहते हैं कईयों को तो वहीं या कुछ ही देर बाद मौत के घाट उतार दिया गया। अरे बाप रे। ये एक साफ संदेश था, सत्ता पर पूरी तरह कब्जा और किसी भी तरह के विरोध को मतलब जड़ से खत्म कर देना। क्रूरता की हद। हाँ, यहीं से सद्दाम के उस दौर की पक्की शुरुआत हुई जिसे दुनिया आज तक याद करती है। तो एक यतीम बच्चे से शुरू हुआ सफर, राजनीति, तेल का पैसा और फिर ये बेहिसाब क्रूरता, इसके दम पर वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे। कमाल की कहानी है, दिखाती है कि हालात, मौके और किसी इंसान की अपनी शख्सियत, ये सब मिलकर उसे कहां से कहां ले जा सकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। और ये सवाल भी उठता है कि किसी नेता के शुरुआती अनुभव, उसे मिले मौके और फिर अचानक मिली इतनी ताकत, ये किसी देश की, खासकर मध्य पूर्व जैसे इलाके की किस्मत को किस हद तक बदल सकती है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है। बिल्कुल, आज भी उतना ही मौजू है। सद्दाम हुसैन के दौर पर थोड़ी बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाम, एक ऐसा दौर जिसने इराक और दुनिया पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हमारे पास एक जरिया है, सद्दाम भाग्य या भूल नाम के दस्तावेज से कुछ हिस्से हैं। ये हिस्से उनके सत्ता में आने से लेकर मतलब बिल्कुल उनके अंजाम तक की कहानी बताते हैं। तो आज हम इन अंशों को ज़रा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दस्तावेज के हिसाब से सद्दाम के दौर में क्या अहम घटनाएं हुईं और उनके क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1979 से। सद्दाम इराक के राष्ट्रपति बनते हैं और देखिए ठीक उसी वक्त पड़ोसी मुल्क ईरान में इस्लामिक क्रांति हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इत्तेफाक से तो कहीं ज्यादा था ये। यहीं से आप कह सकते हैं टकराव की असल जमीन तैयार होती है। ईरान के जो इमाम खुमैनी थे वो सिर्फ ईरान तक ही नहीं रहे, वो तो एक तरह से पूरे मुस्लिम जगत के लिए प्रतीक बन गए। अरब के शासकों में तो बेचैनी थी ही, लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा सद्दाम को महसूस हुआ। अच्छा, क्यों? वजह इराक की जो शिया आबादी थी वो उस पर खुमैनी का असर हो सकता था। सद्दाम को ये डर था। हाँ, मतलब एक अंदरूनी खतरा लगा उन्हें और इसी के चलते ईरान पर हमला। हाँ, और ये जो विवरण है उसके मुताबिक इसमें अमेरिका और कुछ अरब देशों की कह सकते हैं एक खामोश रजामंदी भी थी। और नतीजा 8 साल, एक लंबी बहुत विनाशकारी जंग, लाखों लोग मारे गए। इराक की अर्थव्यवस्था तो समझिए पूरी तरह तबाह हो गई और देश पर कर्ज बहुत चढ़ गया। और दिलचस्प बात यह है कि खुमैनी ने तो युद्ध विराम की शर्त ही रखी थी कि सद्दाम को हटाया जाए। बाप रे। खैर जंग तो खत्म हुई, लेकिन मुश्किलें तो शायद नहीं हुई। कर्ज का बोझ था और जब अरब देशों ने अपना पैसा वापस मांगा तब सद्दाम ने साफ मना कर दिया। और यहीं से, जैसा ये दस्तावेज बताते हैं, कुवैत के साथ तनाव का एक नया दौर शुरू हो गया। बात सिर्फ कर्ज की नहीं थी। कुवैत पर यह इल्जाम भी लगा कि उसने तेल के दाम गिरा दिए जानबूझकर। अच्छा, इराक को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। और फिर सद्दाम का जवाब, सीधा हमला। हाँ। 1990 के इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और सिर्फ 2 दिन में कब्जा कर लिया। 2 दिन में? और यहाँ अमेरिका का रवैया बदला, है ना? हाँ, ये एक अहम मोड़ था। पहले तो अमेरिका ने इसे एक क्षेत्रीय मामला ही माना, लेकिन फिर सऊदी अरब को आगे करके वहां अपने सैनिक अड्डे बना लिए। और फिर सद्दाम ने जब इजराइल पर मिसाइलें दाग दी तब क्या हुआ? तब तो अमेरिका का इरादा बिल्कुल खुलकर सामने आ गया कि भाई सद्दाम को हटाना है। इसी दौरान ये अंश ये भी बताते हैं कि सद्दाम ने अपनी छवि बदलने की भी कोशिश की थी। छवि बदलने की? कैसे? जैसे इस्लामी कानून लागू करना, शराब पर पाबंदी, स्कूलों में कुरान जरूरी कर देना। यहां तक कि ये बातें भी सामने आईं कि उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाया और झंडे पर अल्लाहू अकबर भी लिखवाया गया। अच्छा, ये सब किया, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब रही ये कहना तो खैर मुश्किल है, क्योंकि फिर आ गया 2003 का अमेरिकी हमला। इस बार क्या वजह बताई गई? वजह बताई गई WMDs यानी व्यापक विनाश के हथियार, जिसे आमतौर पर लोग एटम बम समझते हैं। हालांकि इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल हथियार सब शामिल थे। हाँ। ये दस्तावेज बताते हैं कि कैसे झूठे इंटरव्यू और मीडिया प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ हमले का माहौल बनाने के लिए। पूरी दुनिया में विरोध भी हुआ, पर हमला नहीं रुका। और नतीजा तो खैर भयानक था। इराक तबाह हुआ, सद्दाम के दोनों बेटे और उनका पोता भी मारे गए। और फिर वो तस्वीरें आईं जो सबने देखी। सद्दाम हुसैन एक सुरंग से पकड़े गए। हाँ, और अदालत में उनका वो बयान भी काफी चर्चा में रहा।
मेरा नाम इराकी लोग जानते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें गोली मारी जाए, फांसी नहीं, पर उन्हें फांसी ही दी गई। लेकिन देखिए, यहाँ एक जरूरी बात पर जोर दिया गया है किस बात पर? कि सद्दाम की मौत के बाद भी इराक में शांति नहीं आई, बिल्कुल नहीं। बल्कि शिया सुन्नी संघर्ष और ज्यादा भड़क गया। और इस विश्लेषण में अमेरिकी प्रशासन की एक बहुत बड़ी गलती बताई गई है। क्या? वो इन अंशों के जरिए हमने एक तरह से एक शासक के उठने और फिर गिरने की कहानी देखी। लिबिया के गद्दाफी की वो चेतावनी भी याद आती है जिसका जिक्र है इसमें, कि अगर हमने अमेरिका को अभी नहीं रोका तो अगला नंबर हमारा है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या सद्दाम सिर्फ एक तानाशाह था या उसे हालात ने ऐसा बना दिया? क्या अमेरिका से टकराव टाला जा सकता था? फिर वो ईरान-इराक युद्ध जो हुआ, उसका असली फायदा किसे मिला? और अरब मामलों में ये जो बाहरी दखलंदाजी है, ये कितनी सही थी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना जरूरी है। कम से कम इस दस्तावेज में जो नजरिया दिया गया है उसके हिसाब से तो सोचना ही चाहिए। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे अहम हो सकती है, क्या इराकी सेना को भंग करने का जो फैसला था, भले ही वो अनजाने में लिया गया हो, क्या उसी ने उस अस्थिरता के बीज बो दिए जिससे आज भी वो पूरा इलाका जूझ रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।